हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व के बारे में। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड का मीनिंग बताया है, उसकी अजम्पशंस बताई हैं। आज हम डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है जो वो मैं दोबारा बता देती हूँ। वैसे तो मैंने करवा दिया मीनिंग इसका, लेकिन फिर भी मैं दोबारा करवा देती हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आपकी कंसिस्टेंसी जो स्टडी में बनी रहे। देखिए, सबसे पहले एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड फॉर ए कमोडिटी। यानी कि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि यहाँ पे प्राइस के बीच में और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है। नेगेटिव रिलेशन का मतलब क्या है कि अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड क्या जाती है, बढ़ जाती है। हाउएवर दिस रिलेशन इज़ नॉट प्रोपोर्शनल। कहते हैं ये प्रोपोर्शनल नहीं होता। मतलब क्या है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर 10% प्राइस कम हुआ है तो 20% डिमांड बढ़ जाएगी। ऐसा प्रोपोर्शन नहीं होता इसमें, क्योंकि प्रोपोर्शन के लिए आगे हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट लॉ आता है हमारा। ये लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ हमें डायरेक्शन बताता है, ये क्वालिटेटिव होता है। मीनिंग देयर बाय that it is not necessary that when price falls by 1/2 demand for goods will be double। जैसे इसने एग्जांपल लिया गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे प्राइस अगर हाफ कम हुआ है तो 1/2 डिमांड क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ऐसे कुछ नहीं होता है इसमें सिर्फ डायरेक्शन बताई जाती है, इसमें क्वांटिटी नहीं बताई जाती। जो लॉ ऑफ डिमांड सिंपली इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ चेंज इन डिमांड। कहते हैं डिमांड में कितना चेंज आएगा अगर प्राइस में चेंज आ जाएगा, सिर्फ डायरेक्शन बताई जाती है। द लॉ इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। तो इसको हमने डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व की हेल्प से जो समझना है। सबसे पहले आता है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल में क्या होता है बच्चों कि हम जस्ट टैबुलर फॉर्म में दिखा देते हैं। टैबुलर फॉर्म में दिखाते हैं कि हमारा प्राइस का और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशन क्या होता है। जब इसी टैबुलर फॉर्म को हम डायग्रामेटिकली शो कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, डिमांड कर्व बन जाता है। तो डिमांड शेड्यूल क्या होता है, MC कॉनल्स की वर्ड्स में डिमांड शेड्यूल एक ऐसी टेबल होती है जो शो करती है डिफरेंट प्राइजेज ऑफ ए गुड एंड द क्वांटिटी ऑफ दैट गुड डिमांडेड एट ईच ऑफ दिस प्राइजेज। यानी कि इसमें हम देखते हैं कि अलग अलग प्राइजेस के ऊपर कैसे अलग अलग क्वांटिटी की जो डिमांड की गई है कंज्यूमर द्वारा। इन अदर वर्ड्स डिमांड शेड्यूल is that schedule which shows various amount of a commodity that the consumer is ready to buy at a different possible price of that commodity at a given time। यहाँ पे देखा जाता है कि एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे एक कंज्यूमर है जो अलग अलग प्राइजेस के ऊपर कितनी क्वांटिटी के जो डिमांड करने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे चेक किया जाता है, दो तरीके के आते हैं जो हमारे पास डिमांड शेड्यूल होते हैं। एक तो होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, दूसरा आता है मार्केट का डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल में हम एक या तो कंज्यूमर की, एक सिंगल मार्केट की, इस तरीके से हम एक सिंगल इंडिविजुअल की डिमांड का जो लेके चलेंगे। जैसे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज डिफाइंड एज अ टेबल विच शोज क्वांटिटीज of a given commodity which an individual consumer will buy at all possible price at a given time। यानी कि यहाँ पे सिर्फ हम इंडिविजुअल डिमांड लेके चलेंगे ना, तो उसमें सिर्फ एक अकेले कंज्यूमर की ही डिमांड को देखेंगे कि एक अकेला कंज्यूमर है जो कितनी डिमांड कर रहा है अलग अलग प्राइजेस के ऊपर क्वांटिटी की। टेबल 1 है जो शो करती है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को। इसमें इंडिकेट किया गया कि डिफरेंट क्वांटिटी जो आइसक्रीम की वो डिमांड की है कंज्यूमर द्वारा डिफरेंट प्राइजेस के ऊपर। जैसे यहाँ पे टेबल शो करती है बच्चों, टेबल में जैसे दिखाया गया कि प्राइस पर यूनिट, एक यूनिट की जो प्राइस है वो 1 है, फिर 2, फिर 3, 4, यानी कि इसका प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। प्राइजेस के बढ़ जाने से अपन जानते हैं कि डिमांड क्या हो जाती है, क्वांटिटी डिमांड क्या कर देता है, कंज्यूमर कम कर देता है। तो जैसे प्राइस 1 था तो क्वांटिटी डिमांडेड 4 थी, जैसे प्राइस 2 हुआ तो डिमांड कम होकर 3 हो गई है। ऐसे ही फिर कम होगी डिमांड 2 और 1, जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ा वैसे वैसे डिमांड क्या होगी, कम हो गई। यहाँ पे सिर्फ हमने एक इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड को है जो शो की है, इसको बोलते हैं, जब टैबुलर फॉर्म में हम डिमांड का और प्राइस का रिलेशन शो करते हैं उसको बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। यहाँ पे इंडिविजुअल की डिमांड को हमने शो किया तो यहाँ पे इंडिविजुअल का डिमांड शेड्यूल कहलाएगा। अब आती है मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल में क्या होता है कि मार्केट में तो बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं। जब मैं बहुत सारे कंज्यूमर्स की डिमांड को टेबुलर फॉर्म में शो कर देती हूँ तो उसको क्या कहते हैं, उसको मार्केट डिमांड शेड्यूल नाम दे दिया जाता है। जैसे
यहाँ पे मीनिंग बोला है, कहते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ ए गिवन कमोडिटी विच ऑल कंज्यूमर विल बाय एट ऑल पॉसिबल प्राइस एट अ गिवन मोमेंट ऑफ टाइम। यानी कि यहाँ पे एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर सभी के सभी जो अलग अलग कंज्यूमर्स हैं कितना रेडी हैं ख़रीदने के लिए प्रोडक्ट को एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे, गिवन पॉइंट ऑफ प्राइस के ऊपर। इन एवरी मार्केट के तहत हर एक मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर होते हैं कमोडिटी के। जैसे एग्जांपल के लिए शुगर का ले लो, द शेड्यूल इंडिकेटिंग द क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ पे शेड्यूल बताता है कि कितने क्वांटिटी को डिमांड किया गया सभी कंज्यूमर द्वारा कलेक्टिवली, यानी कि यहाँ पे इकट्ठी लेके चलेंगे, क्योंकि जब इकट्ठी लेके चलेंगे तभी वो किसकी कहलाएगी, डिमांड शेड्यूल मार्केट की। एट इट्स डिफरेंट प्राइसेस कॉल्ड मार्केट डिमांड शेड्यूल। जैसे अदर वर्ड्स में कहता है शो एग्रीगेट डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर एट डिफरेंट प्राइस ऑफ वन पार्टिकुलर। कहते हैं जैसे एक कमोडिटी की डिमांड जो अलग अलग कंज्यूमर द्वारा बताई गई है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे बताया गया है, कमोडिटी मान लो एक्स कोई भी कमोडिटी हो सकती है, ए ने कितनी डिमांड की है, बी ने कितनी डिमांड की है, ऐसे सी डी जितने मर्जी कंज्यूमर्स का ले सकते हो आप। तो अगर हम इन सभी कंज्यूमर्स का डिमांड करो जो जोड़ देंगे, इनका टोटल कर दें तो हमारे पास मार्केट का डिमांड कर्व आ जाएगा। जैसे यहाँ पे प्राइसेस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे डिमांड क्या होती जा रही है, इनकी कम होती जा रही है। जैसे हम इन मार्केट का कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों कंज्यूमर की अगर मैं डिमांड को टोटल कर दूँ तो यहाँ पे मार्केट का डिमांड शेड्यूल है जो वो आ जाएगा। आई होप बच्चों की डिमांड शेड्यूल आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मैं इसी डिमांड शेड्यूल जो मैंने टेबल बनाई है इसी को अगर मैं डायग्राम की हेल्प से शो कर दूं तो यही डिमांड शेड्यूल क्या बन जाएगा, डिमांड कर्व बन जाएगा। जैसे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल था वैसे ही इंडिविजुअल डिमांड कर्व आ जाएगा। जैसे मार्केट डिमांड शेड्यूल था वैसे ही मार्केट डिमांड कर्व आ जाएगा। डिमांड कर्व क्या कहते हैं, द डिमांड कर्व इज़ अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन। यानी कि डिमांड कर्व में क्या होता है, ग्राफ में मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ डिमांड शेड्यूल को। इन अदर वर्ड जैसे लेफ्ट विच ने बोला है, द डिमांड कर्व रिप्रेजेंट द मैक्सिमम क्वांटिटी पर यूनिट ऑफ टाइम। यानी कि डिमांड कर्व में बताया जाता है कि मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी है जो पर यूनिट की एक गिवन टाइम पे जो कंज्यूमर रेडी होता है अलग अलग प्राइसेस पे इसको खरीदने के लिए। लिप्सी ने डिफाइन किया है, कहता है जो कर्व है जो शो करता है रिलेशन प्राइस और उसकी कमोडिटी कितनी डिमांड की है कंज्यूमर द्वारा, विशेष कितने उसकी परचेज करने के लिए, उसको क्या कहते हैं, डिमांड कर्व बोलते हैं। जैसे डिमांड शेड्यूल होता है वैसे ही दो तरीके का डिमांड कर्व भी होता है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व ऐसे ही मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व में क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को टेबुलर फॉर्म में शो किया था, अगर मैं इसको एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कर देती हूँ डायग्राम के फॉर्म में तो यही क्या बन जाएगा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व बन जाएगा। ऐसे सेम अगर मैं इन्हीं मार्केट डिमांड शेड्यूल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देती हूँ डायग्रामेटिकली तो यही मार्केट डिमांड कर्व बन जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अपन एग्जांपल लेकर के फिर इसको जो शो करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं अपनी तरफ से एग्जांपल ले लेती हूँ और फिर मैं आपको इम्पैक्ट बताऊँगी क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे यहाँ पे पढ़ते हैं, दोनों तरीके से करवाऊँगी मैं आपका शेड्यूल भी और मैं आपको कर्व दोनों ही कवर करवा देती हूँ एक ही लुक में आपको मैं सारा कवर करा दूँगी। यहाँ पे जैसे हम पढ़ते हैं डिमांड शेड्यूल, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ डिमांड शेड्यूल के बारे में। डिमांड शेड्यूल में क्या होता है कि टेबल की फॉर्म में अपन शो करते हैं। यहाँ पे दो तरीके की आती है, एक तो आते हैं इंडिविजुअल का इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और दूसरा आता है हमारे पास मार्केट का डिमांड शेड्यूल। अब डिमांड शेड्यूल में मैंने मान लो कि इंडिविजुअल में क्या होता है, सिर्फ एक ही कंज्यूमर का बताऊंगी मैं आपको। इसमें लेते हैं प्राइस और यहाँ पे कितने क्वांटिटी डिमांडेड की गई है। जैसे मान लो यहाँ पे प्राइस 2, 4, 6 हो गया बढ़ के, तो डिमांड क्या होती है 6, 4, 2, डिमांड क्या होती है कम हो जाती है। जैसे प्राइस बढ़ता है डिमांड क्या होती है कम हो जाती है। ये तो सिर्फ मैंने इंडिविजुअल का बताया। ऐसे मैं मार्केट में बता देती हूँ, प्राइस ले लेते हैं यहाँ पे, मान लो क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे ए की ले लेते हैं और यहाँ पे बी की ले लेते हैं, तो यहाँ पे मार्केट के लिए ए प्लस बी दोनों क्या हो जाएगा, कंज्यूमर का जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पे 2, 4, 6 है तो यहाँ पे ए की मैं सेम उठा लेती हूँ, ये 6, 4, 2 हो गई है। ऐसे ही यहाँ पे मान लो 4, 2 और 1 हो गई है, 6, 4 और 10 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। ये हमारे पास मार्केट का आ जाएगा। ये हमारा जो डिमांड शेड्यूल बताया मैंने, अगर मैं इन्हीं को डिमांड शेड्यूल को अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दूंगी तो क्या बन जाएगा, वो अपना डिमांड कर्व बन जाएगा। डिमांड कर्व में भी ऐसे दोनों तरीके से मैं बताती हूँ, आपको इंडिविजुअल कराऊंगी और ऐसे ही नेक्स्ट मैं कराऊंगी आपको मार्केट का। अब इंडिविजुअल में जैसे मैंने आपको ये बताया, तो यहाँ पे मैं अगर इसको डायग्राम की हेल्प से बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे मान लो कि अपन यहाँ ले लेते हैं क्वांटिटी कितनी की गई है और यहाँ पे प्राइस, ये प्राइस 2,
4 और 6 हो गया, तो ऐसे 2, 4 और 6 यहाँ पे इसकी क्वांटिटी आ जाएगी। तो जब हम इसको शो करेंगे, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल लिया, मैं उसी एग्जांपल को फॉलो करती हूँ। तो यहाँ पे जब प्राइस 2 था तो डिमांड कितनी थी 6, 2 के ऊपर कितनी थी डिमांड 6, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ए पॉइंट। ऐसे ही जैसे ही प्राइस हमारे पास 4 हुआ, बढ़ के 4 हुआ, तो डिमांड भी कितनी होगी 4, तो यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा 4, तो ये बी पॉइंट आ गया। ऐसे जैसे प्राइस 6 हुआ तो हमारे पास डिमांड कितनी होगी 2, तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ जाएगा सी। तो जब हम इसको मैच करें तो हमारे पास डिमांड कर्व क्या जा रहा है, डाउन जा रहा है। तो इस तरीके से डिमांड कर्व क्या होगा, हमारा डाउनवर्ड स्लोप में होगा। ये बोलते हैं डिमांड कर्व, ये किसका, इंडिविजुअल का। ऐसे में अब आपको मैं मार्केट का भी डिमांड कर्व बनाना सिखाती हूँ। जैसे मैं आपको बताती हूँ मार्केट का डिमांड शेड्यूल और मार्केट का ही डिमांड कर्व दोनों बताती हूँ मैं आपको। जैसे हम सबसे पहले मार्केट का डिमांड शेड्यूल बनाते हैं। डिमांड शेड्यूल, मार्केट का जब हम डिमांड शेड्यूल बनाएंगे तो इसमें हम मान लेते हैं कि 2 कंज्यूमर हैं, 2 कंज्यूमर की डिमांड का जो शो कर देंगे। जैसे यहाँ पे हम प्राइस ले लेते हैं, यहाँ पे जो क्वांटिटी डिमांडेड लेते हैं वो मान लो ए कंज्यूमर के लिए लेते हैं। ऐसे जो क्वांटिटी डिमांड की गई है वो बी की गई है। यहाँ पे मार्केट की हम कैसे निकाल सकते हैं, जब मैं ए और बी दोनों कंज्यूमर का टोटल कर दूँगी तो मेरे पास मार्केट की आ जाएगी। जैसे प्राइस मान लो कि हमारे पास 1, 2, 3 और 4 हो गया, प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे डिमांड क्या होती है, कम हो जाती है। मान लो 4, 3, 2, 1 हो गई है। ऐसे जो बी कंज्यूमर है उसकी मान लो 5, 4, 3 और 2 हो गई है। जब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगी तो मेरे पास मार्केट की डिमांड जो है डिमांड टोटल आ जाएगी। जैसे इन दोनों का जोड़ के बनता है 9, फिर 7, फिर 5 और फिर ऐसे ही 3। अब मैं इसका मार्केट का डिमांड शेड्यूल से मैं क्या बना सकती हूँ, मार्केट का डिमांड कर्व बना सकती हूँ। जब मैं इसी मार्केट के डिमांड शेड्यूल को एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दूँगी तो क्या बन जाएगा, मार्केट का डिमांड कर्व बन जाएगा। अब जैसे जो मैंने ये टेबल बनाई है उसी की हेल्प से मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इसको ड्रॉ करती हूँ डायग्रामेटिकली। जैसे मान लो कि मैं ए का बना रही हूँ, ए के लिए मैं यहाँ पे ले लेती हूँ ए का डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे मान लो यहाँ पे ये एक है, ऐसे अपन यहाँ पे बी का ले लेते हैं। ऐसे अब मैं उसके बाद मार्केट का ले लूँगी, यानी कि दोनों ए और बी का टोटल कर देंगे। ओ एक्स एक्सिस पे जो हम लेते हैं वो लेते हैं हम क्वांटिटी डिमांडेड को। ऐसे यहाँ पे भी सेम क्वांटिटी डिमांडेड जो की गई है, यहाँ पे भी ओ एक्स के ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड, और ओ वाई एक्स पे हम क्या लेते होते हैं, ओ वाई एक्स पे हम ले लेंगे प्राइस को। जैसे यहाँ पे प्राइस मान लो कि हमने जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 लिए, तो मैं यहाँ पे ले लो अपना 1, फिर ऐसे सेम डिस्टेंस पे लेना होता है। तो ऐसे मान लो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 2, फिर ऐसे मैं यहाँ पे ले लेती हूँ मान लो 1, 2, फिर ऐसे यहाँ पे ले लेती हूँ मान लो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 ले लेते हैं। ऐसे मैंने सेम है जो अपने यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड रख रही हैं, जैसे 1, 2, ऐसे 3, यहाँ पे जो गैप होता है बच्चों वो सेम ही लेना होता है ऑलमोस्ट अपने को। 1, 2, 3, 4 ऐसे अपन ले लेते हैं। फिर ऐसे सेम यहाँ पे प्राइस 1, 2, ऐसे इनका 3 और यहाँ पे ले लेते हैं 4, 1, 2, 3 और यहाँ पे 4 प्राइस। ऐसे सेम प्राइस रखना होता है अपने को, यहाँ पे 1, ऐसे 2, ऐसे 3 और यहाँ पे ले लेते हैं 4। तो 1, 2, 3 और ये 4। ऐसे यहाँ पे क्वांटिटी 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे 5। जो मैं x की लेती हूँ, x प्राइस जब 1 है तो उसके ऊपर 4 है, इसकी 1 के ऊपर 4, तो यानी यहाँ पे मैं 4 ले लेती हूँ, तो ये मेरा यहाँ पे आ जाएगा डिमांड कर्व। ऐसे ही जब 2 है प्राइस, 2 के ऊपर 3, 2 के ऊपर अपन 3 यहाँ पे ले लेते हैं, थोड़ा सा 2 के ऊपर 3 यहाँ आ जाएगा। ऐसे 3 के ऊपर कितना होगा 2, 3 के ऊपर मेरा कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ पे आ जाएगा अपना 2, यहाँ से पे आ रहा है। ऐसे ही 4 के ऊपर कितना आ जाएगा 1, यानी कि मेरा बिल्कुल यहाँ से पे आ जाएगा। जब मैं इसको ड्रॉ करूँ तो मेरा स्लोप हमारे ए का जो डिमांड का कर्व है वो कैसे आ जाएगा, स्लोप इसका डाउनवर्ड आ जाएगा। ये ए का डिमांड का जो कर्व है। ऐसे मैं बी का कर लेती हूँ। बी में क्या, जब 1 प्राइस है तब डिमांड 5 है, जब 1 है 1 के ऊपर 5, तो यानी यहाँ पे थोड़ा सा नेक्स्ट अपना 4 के बाद 5 यहाँ से पे ले लेते हैं कि 5 आ जाएगी यहाँ पे। अब 5 को कर लेते हैं। ऐसे नेक्स्ट जब प्राइस 2 हुआ, 2 प्राइस के ऊपर 4 हो गई है, 4 यानी कि अपन यहाँ से पे ले लेते हैं, थोड़ा सा हमारे पास यहाँ आ जाएगा इसका जो स्लोप है। ऐसे ही जब प्राइस 3 है, 3 के ऊपर कितना होगा 3 होगा, तो 3 के ऊपर 3 है जो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से पे आ जाएगा पॉइंट है जो। ऐसे जब प्राइस बढ़ के 4 हुआ, 4 के ऊपर कितना होगा 2 हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगा स्लोप। जब हम इसको मैच करते हैं पॉइंट को तो हमारा स्लोप ऐसे चल जाएगा। ऐसे अब हम मार्केट का बनाते हैं।
ये मैंने ए का बनाया, ये मैंने बी का बनाया। जब मैं ए प्लस बी दोनों को कर दूँगी तो किसका आ जाएगा, मार्केट का आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ के जब मैं मार्केट का बनाती हूँ तो मार्केट में देखते हैं अपना कि एक प्राइस के ऊपर मेरे पास 9 है, तो अपना 9 तो बिल्कुल आगे जाएगा बच्चों। तो अब यहाँ पे 5 तक तो लिखा हुआ है मैंने, चलो यहाँ पे ले लेती हूँ, बिल्कुल यहाँ से पे आ जाएगा 9। तो ए के ऊपर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ लास्ट में कि 9 यहाँ पे आ रहा है। फिर ऐसे 2 के ऊपर कितना आ गया, 7। 2 के ऊपर मेरे पास 7 आ गया, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ले लेती हूँ कि मेरा यहाँ से पे आ जाएगा अप्रोक्सीमेट। ऐसे 3 के ऊपर 5 आ गया, 3 के ऊपर मैं ले लेती हूँ कि 5 मेरा थोड़ा सा यहाँ से पे आ जाएगा। ऐसे ही मैं 4 के ऊपर 3 ले लेती हूँ, 4 के ऊपर हमारे पास 3 यानी कि थोड़ा सा ऐसे आ जाएगा। यानी कि जो इनके कंपेरेटिवल इसका जो डिमांड का स्लोप जाएगा ना बच्चों, जब मैं इसको लेती हूँ तो ऐसी सी शेप बन जाएगी, इसकी ऐसी शेप बन जाती है इसकी। तो यानी कि जब मैंने देखा कि ए का डिमांड कर्व है जो इस तरीके से बना, बी का थोड़ा सा ऐसे बना, और जो मार्केट का दोनों का जोड़ के इस तरीके से बन जाएगा। तो ये अपने आज की क्लास में मैंने आपको पढ़ा दिया कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड कर्व क्या होता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ऐसी रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।